Good morning students, welcome to the geography class. Hope you all are safe and healthy. बच्चों लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट में हमने पढ़ा है अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल सेटलमेंट। सबसे पहला क्लास था हमारा, उसके बाद हमने पढ़ा रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में बहुत सारे क्लासिफिकेशंस के बेसिस हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ population size, then first basis है, then second basis है इसका occupational structure, then third basis है इसका administration, और फोर्थ बेसिस है बच्चों इसका अर्बन क्लासिफिकेशन का, दैट इज लोकेशन। ओके, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा। एक तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस है, देन एक ये क्लासिफिकेशन का बेसिस है फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने पिछले क्लास में पढ़ा है फंक्शनल जो अर्बन सेंटर्स होते हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, देन कल्चरल एंड ट्रेड and commerce, commercial, trade and commercial. तो ये जो है अर्बन सेटलमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं। ये दो क्लासिफिकेशन के बेसिस हम अपने पिछले क्लास में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो बेसिस है, थर्ड बेसिस दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और शेप। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अर्बन सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और शेप। तो अर्बन सेटलमेंट का बहुत सारा शेप हो सकता है। इट मे बी लाइनियर, इट मे बी सर्कुलर और इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी क्रीसेंट शेप। ओके, जैसा अर्बन सेटलमेंट का सेटलमेंट होता है, जहाँ पर जैसे रिवर के दोनों साइड में अगर अर्बन सेटलमेंट का है सेटलमेंट है तो वो एक लीनियर शेप बन जाता है, लाइनियर शेप बन जाता है, स्क्वायर शेप। जैसे भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर कोई फोर्ट है उसके चारों तरफ का सेटलमेंट है। तो वैसे जैसे दिल्ली को अगर हम लें तो दिल्ली एक अर्बन सेंटर है और उसका जो सेटलमेंट है दैट इज सर्कुलर। दिल्ली का जो शेप है वो हम बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर है, पूरा का पूरा राउंड शेप में है। उसी तरह से अगर हम गुरुग्राम को लें तो गुरुग्राम एक स्क्वायर शेप प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से उनका अलग अलग शेप हो सकता है अर्बन सेटलमेंट्स का। द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट एंड आर्किटेक्चर एंड स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स, ये सब अर्बन सेटलमेंट्स के उनका हिस्टोरिकल और कल्चरल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा उनका हिस्ट्री है, कहाँ सेटलमेंट है उनका, कैसे उनको बिल्डिंग मटेरियल्स मिले हैं, उसके हिसाब से ही इनका सेटलमेंट का पैटर्न बनता है अर्बन सेटलमेंट्स का। एंड हम देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो टाउन एंड सिटीज़ हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। We can see a marked difference between towns and cities of developed and developing countries in respect of their planning and development. जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो अर्बन सेंटर है वो सब प्लान्ड है। अगर अनप्लान्ड है भी तो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं दे कैन कोप अप
दैट प्रॉब्लम्स एंड दे कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था यूरोप में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही साथ अर्बनाइजेशन भी शुरू हुआ। इंडस्ट्री सेटअप हुई और लोग रूरल एरिया से स्मॉलर सिटीज़ से बिगर सिटीज़ में माइग्रेट करना शुरू किए, और इस तरह से वहाँ का जो बड़े बड़े शहर हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हायर हो गया वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिफ्यूजन हुआ उतना ही ज़्यादा अर्बनाइजेशन का भी डिफ्यूजन हुआ, अर्बनाइजेशन भी बढ़ा। हायर द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हायर द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वी कैन सी इन द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। इंग्लैंड को ले लेते हैं हम, इसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हुआ। और इसके साथ में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे सिविलाइजेशंस हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो रोमन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, ये सारे सिविलाइजेशन के जितने भी सिटीज़ थे, यहाँ पे जो सिटीज़ थे अब तो वो रहे नहीं, वो डिसअपियर हो गए वो सारे सिटीज़, मे बी बिकॉज ऑफ फ्लड, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और बिकॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। वो सिटीज़ अब नहीं हैं, उनके र्यून्स हैं खाली। तो वो सिटी के आसपास काफ़ी सारे सिटी डेवलप हुए, अर्बन सेंटर्स वहाँ पर फले फूले। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो थर्ड वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ थे वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में वहाँ पर अर्बनाइजेशन शुरू हुआ। लोग स्मॉलर टाउन से बिगर टाउन्स में माइग्रेट होना शुरू हुए। और इसके साथ ही साथ वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ का इनोवेशन हुआ। बहुत सारे वैक्सीन्स आए, जैसे कि प्लेग है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स है, ये सारे जो जितने भी एपिडेमिक्स थे उनके वैक्सीन जब आए तब ये मेडिकल फैसिलिटीज़ को, मेडिकल सर्विसेज का डिफ्यूजन के साथ ही साथ लोग उसको अवेल करने के लिए रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आना शुरू किए। अपने हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, बेटर हेल्थ के लिए लोग आना शुरू किए। और इस तरह से जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अर्बन सेंटर्स बढ़ना शुरू हुआ, अर्बनाइजेशन भी धीरे धीरे शुरू हुआ, और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और लेट 19th हम बोल सकते हैं, लेट 19th सेंचुरी में जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ में अर्बनाइजेशन 16th में 17th में जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, अर्ली 90s में वहाँ पर अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है लेट 90s में, और उसके बाद ही अर्बनाइजेशन का भी जो हमारा स्पीड है वो बढ़ा। इसके साथ ही और एक देखने को मिलता है कि जितने भी लोग थे रूरल एरियाज़ में वो पहले अर्बन सेंटर्स में जाना शुरू किए। एक सभी का उनका ऑक्यूपेशन था प्राइमरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन जो सबसे पहले देखने को मिलता है दैट इज़ रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो लोग शहर में आना शुरू किए बिकॉज ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज़। तो जितने भी रिलीजियस टाउन्स हैं जो कि रिवर के किनारे हैं, जैसे इंडिया में हम देख सकते हैं मदुरई है, वाराणसी है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, तो लोग रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए ये टाउन्स में आना शुरू हुए, और इसकी वजह से भी अर्बनाइजेशन ज़्यादा फ्लरिश हुआ। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं, अर्बनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वी कैन से दैट दे आर वेरी मच कोरिलेटेड, दे कैन बी इम्पोज्ड ऑन ईच अदर। जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी हुआ है। इंडस्ट्रीज़ जब सेटअप हुई हैं अर्बन एरियाज़ में तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग आना शुरू हुए बड़े बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में। और जब लोग बड़े शहरों में आए हैं रूरल एरिया से या स्मॉलर टाउन से बिग सिटीज़ में, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इससे क्या हुआ, उनका परचेजिंग पावर बढ़ा है, बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, और वो बाइंग कैपेसिटी से उनका जो कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हुआ है। तो अर्बनाइजेशन लिंक करता है अपर लिविंग स्टैंडर्ड से भी।
जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हायर होता है। रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हायर है, क्योंकि उनके पास बाइंग कैपेसिटी है, उनको जॉब है और इसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई है। बेटर हेल्थ कंडीशंस है वहाँ पर, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है वहाँ पर। हमारा जो ये फॉर्म और शेप जब हम देखेंगे तो फॉर्म और शेप में दो यहाँ पर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है बच्चों, एक तो एडिस अबाबा, एक एडिस अबाबा और दूसरा कैनबरा। तो बच्चों एडिस अबाबा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इथोपिया का कैपिटल सिटी है। इथोपिया आप देख सकते हो मैप में, इथोपिया अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में और ईस्टर्न साइड में इसका लोकेशन है और ये बिल्कुल स्वेज कैनल के पास है इसका लोकेशन। और एडिस अबाबा इथोपिया में एकदम सेंट्रल पोजीशन में इसका लोकेशन है। और यहाँ पर जितनी भी जो एडिस अबाबा का मतलब क्या है, इस सिटी को बहुत ही प्लानिंग से डेवलप किया गया है। एडिस का मतलब होता है न्यू और अबाबा इज़ फ्लावर, तो एडिस अबाबा का मतलब है न्यू फ्लावर। और ये पूरा का पूरा जो सिटी है वो एक हिल टोपोग्राफी पर इसका लोकेशन है, हिली टोपोग्राफी है यहाँ का। और ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ के, पियाज़ा, अरात और अमिस्ट, इसके चारों तरफ से सड़कें जाती हैं। अमिस्ट जो है वो यहाँ का किला है, फोर्ट है, अमिस्ट इज़ फोर्ट। एक मार्केटो इज़ द मार्केट एरिया, लार्जेस्ट मार्केटो between Cairo and Johannesburg. Cairo is the capital of Egypt. तो इजिप्ट और जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, तो इन दोनों के बीच में मार्केटो इज़ द लार्जेस्ट मार्केट। नॉर्थ में कायरो और साउथ में जोहान्सबर्ग के बीच में मार्केटो इज़ द लार्जेस्ट मार्केट एरिया। और यहाँ पर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है जिसमें सारी फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी में। एक मेडिकल कॉलेज है, अ नंबर ऑफ गुड स्कूल्स हैं यहाँ पे। और ये सब कुछ मिलाकर एडिस अबाबा इट मेक्स एन एजुकेशनल सेंटर, ए मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी, ए मेडिकल कॉलेज, ए नंबर ऑफ गुड स्कूल्स. It all makes Addis Ababa an educational center. It is also the terminal station for the Djibouti. Djibouti is the terminal station of Addis Ababa. और एक एयरपोर्ट है यहाँ पर, बोले. बोले is the new airport and very well known in this region. बोले एयरपोर्ट इस रीजन का एक जाना माना एयरपोर्ट है। और ये सिटी जो है बहुत ही रैपिड इसका ग्रोथ हुआ है। द सिटी विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ बिकॉज ऑफ मल्टी फंक्शनल नेचर एंड बीइंग ए लार्ज नोडल सेंटर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इथोपिया। तो यहाँ पर मल्टी फंक्शंस होता है, ट्रेड भी है, बिजनेस भी है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग भी है यहाँ पर, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी होती है, एजुकेशनल सेंटर्स भी हैं यहाँ पर। तो ये मल्टी फंक्शनल अपने नेचर की वजह से इथोपिया जो एडिस अबाबा, इसका ग्रोथ बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज इसका ग्रोथ हुआ है। और ये बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही सुंदर शहर है। और इसको इथोपिया का न्यूयॉर्क सिटी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं, और इसको न्यूयॉर्क शहर बोला जाता है इथोपिया का। नेक्स्ट है कैनबरा। नेक्स्ट इज़ कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का शहर है। कैनबरा कैपिटल है, ये कैपिटल सिटी है। और इसको एक अमेरिकन आर्किटेक्ट वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने प्लान किया 1912 में।
इन्होंने प्लानिंग करके इस सिटी को बसाया है 1912 में। और ये सिटी एक गार्डन सिटी के रूप में इन्होंने इसकी कल्पना की थी, जिसमें कि 25,000 लोगों के रहने के लिए इस सिटी को बनाया गया, कैनबरा सिटी को, टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। और यहाँ का जो लैंडस्केप है, नेचुरल फीचर्स हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत ही खुला खुला एक गार्डन सिटी की तरह से इसको प्लान किया गया, कैनबरा सिटी को। कैनबरा में 5 मेन सेंटर्स बनाए गए और 5 मेन सेंटर्स का अलग अलग उनका फंक्शन था, सेपरेट सिटी उनका बनाया गया और हर सिटी का अपना अलग फंक्शन उनको प्रोवाइड किया गया। सिटी हैज़ ओपन स्पेसेस, पार्क्स एंड गार्डन्स। बहुत सारे खुला खुला यहाँ पर सिटी है, ये बहुत सारे ओपन स्पेसेस हैं, पार्क है यहाँ पर, गार्डन है यहाँ पर, लेक है यहाँ पर, एकदम बीचों बीच जो सिटी है उसके लेक है। और इस सिटी के आसपास बहुत सारे सैटेलाइट टाउन्स भी डेवलप हुए हैं कैनबरा के आसपास, जो एलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ है कैनबरा के आसपास। तो कैनबरा एक बहुत ही सुंदर और प्लान्ड सिटी है। तो ये 2 सिटी अभी हमने देखा, कैनबरा और एडिस अबाबा, जिसको कि हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और शेप, आपके टेक्स्ट बुक में ये 2 सिटी दिया गया है। देखिए बच्चों, छोटे छोटे जो मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे किसने प्लानिंग की, हु प्लान्ड द सिटी ऑफ कैनबरा एंड व्हेन, और तो ये सारे जो डेट्स हैं आपको याद रखना होगा, नाम याद रखना होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्बन सेटलमेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कितने अर्बन सेटलमेंट्स हैं, उनको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, उनका डेजिग्नेशन हम कैसे देंगे। तो ये देखिए, हमने देखा अभी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकेशन और फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, ट्रेड एंड कमर्शियल। देन फॉर्म पे 2 सिटी है, फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, एडिस अबाबा एंड कैनबरा। अब 4th जो क्लासिफिकेशन है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे हम टाउन्स को डेजिग्नेट करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाउन, जैसे कि कह सकते हैं अर्बन सेटलमेंट्स का क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज़ टाउन, सेकेंड इज सिटी, थर्ड इज मिलियन सिटी, देन फोर्थ इज कन्यूरबेशन, and the 5th one is megalopolis. तो ये 5 क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड अर्बन सेंटर्स के। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज 5 क्लासिफिकेशन, टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, कन्यूरबेशन एंड मेगालोपोलिस। तो ये आपने देखा कितना सारा क्लासिफिकेशन है इसमें, आप देख सकते हैं ये सारा क्लासिफिकेशन, और इस सब के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस रेडी करना है, आपको आंसर्स रेडी करने हैं। ये सारे क्लासिफिकेशन का बेसिस है और इस पे आपको, ये सभी के बेसिस पे आपको आंसर आपको देने के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आज ये लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें हम देखेंगे ये सारे। तो सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन है दैट इज टाउन। तो टाउन किसको कहते हैं? टाउन को हम बोल सकते हैं कि लीडिंग विलेज होता है टाउन।
ऐसा विलेज जिसमें कि सभी लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, लेकिन उसका लोकेशन आइदर वो रोड के किनारे है, मेन रोड के किनारे है, या फिर कोई मार्केट एरिया के पास है, तो धीरे धीरे होता क्या है कि लोगों का जो एक्टिविटी है वो प्राइमरी से दे मूव टू सेकेंडरी एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रेडिंग में शॉपकीपर हो जाते हैं वो, या फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में लग जाते हैं। तो अगर किसी विलेज का पॉपुलेशन अगर 75% पॉपुलेशन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और तो उसको हम क्या कह सकते हैं, वो चेंज हो जाता है इन टाउन। उसको अगर हम बोल सकते हैं ओवरग्रोन विलेज, ऐसा विलेज जिसमें पॉपुलेशन बढ़ जाता है, वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो चेंज हो जाती है, तो वो जो विलेज है वो टाउन बन जाता है धीरे धीरे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइमरी से सेकेंडरी में चेंज हो जाती है तो वो जो विलेज है वो टाउन का डेजिग्नेशन में आ जाता है। टाउन के डेजिग्नेशन में आने के लिए एक पॉपुलेशन साइज़ होना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ ही साथ वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और म्यूनिसिपैलिटी भी होनी चाहिए। तो जब ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है तो वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ भी आ जाती है। तो वहाँ पर होलसेल ट्रेडिंग शुरू हो जाता है, रिटेल ट्रेडिंग शुरू हो जाता है, प्रोफेशनल सर्विसेज वहाँ पर एग्जिस्ट करने लग जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो टाउन है। तो ये टाउन का डेफिनेशन। देन सेकेंड इज सिटी। सिटी को हम लुइस बमफोर्ड के शब्दों में कह सकते हैं, द सिटी इज इन फैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटिव लाइफ। एक सिटी में बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? बैंकिंग है, फाइनेंस है, ट्रेडिंग है, ट्रांसपोर्ट है, आईटी सेक्टर है, ये सारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ उसमें होने लगती है। मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर हम ये इंडस्ट्रीज़ में भी देखें तो स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, देन कॉटेज है, तो ये बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज़ जब होने लग जाता है सिटी में, और ये एक कॉम्प्लेक्स लाइफ भी बनाता है और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। ये टाउन से थोड़ा बड़ा होता है, इट इज़ मच लार्जर देन द रीजनल टाउन्स। छोटे छोटे जो इसके आसपास के टाउन्स होते हैं उन सब में ये लीडिंग टाउन होता है। अपने राइवल्स को पीछे छोड़कर जो टाउन आगे बढ़ जाता है उसको हम सिटी बोल सकते हैं। जो आसपास के छोटे छोटे टाउन्स हैं उनसे ये बहुत आगे बढ़ जाता है, देन इट बिकेम ए सिटी। और यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब ये सिटी परफॉर्म करने लग जाता है। और cities have generally transport terminals, financial institutions and regional administrative offices. ममफोर्ड ने और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं, आगे हम देखेंगे। इंडिया का सेंसस ने सिटी का क्लासिफिकेशन किया है, सिटीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। सिटीज़ का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो क्लास 1 सिटी, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 एंड क्लास 6 सिटी। इससे पहले मेट्रो एंड मेगा। ओके, तो क्लास 1 सिटी का पॉपुलेशन साइज, ये सारा जो क्राइटेरिया बना है ये पॉपुलेशन साइज के ऊपर ही बना है, दैट इज अबव 1 लाख। और क्लास 2 सिटी का पॉपुलेशन होना चाहिए 50,000 टू 99,999। देन क्लास 3 सिटी का पॉपुलेशन 20,000 टू 49,999। देन क्लास 4 सिटी का जो पॉपुलेशन साइज है इट शुड बी 10,000 टू 19,999। देन क्लास 5 जो सिटी है उसका पॉपुलेशन होना चाहिए 5,000 टू
9,999. देन क्लास 6 सिटी है 5,000. ओके, और मेट्रो का अगर हम देखें तो 1 to 5 मिलियन, और मेगा इज मोर देन 5 मिलियन. तो ये सिटीज़ का क्लासिफिकेशन है इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दैट इज मिलियन सिटी. तो मिलियन सिटी हम किसको कहेंगे? व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी रीड्स द मार्क ऑफ 1 मिलियन देन इट बिकेम ए मिलियन सिटी. अगर किसी सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख हो जाता है तो वो मिलियन सिटी का डेजिग्नेशन में आ जाता है. वर्ल्ड में बहुत सारे मिलियन सिटीज़ हैं, लेकिन लंदन जो है वो सबसे पहला मिलियन सिटी बना, और उसके बाद पेरिस और फिर न्यूयॉर्क, ये मिलियन सिटीज़ बने. फोर्थ इज कन्यूरबेशन. कन्यूरबेशन क्या है? कन्यूरबेशन को हिंदी में कहते हैं सन्नगर. व्हेन 2 मिलियन सिटीज़ और व्हेन 2 cities merged together it became a कन्यूरबेशन. और ये कन्यूरबेशन शब्द को सबसे पहले पैट्रिक गेडीज ने कॉइन किया था 1915 में. उन्होंने क्या कहा था कि व्हेन अ लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेटेड टाउन्स एंड सिटीज़, तो ये बन जाता है कन्यूरबेशन. जैसे ग्रेटर लंदन है, मैनचेस्टर है, टोक्यो है. अगर हम यहाँ दिल्ली, ये दिल्ली है और ये मेरठ है, तो अगर हम दिल्ली से मेरठ जाएं जो कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हम यहाँ जाएंगे तो हमको कहीं पर भी ओपन स्पेस नहीं मिलेगा. ये पूरा यहाँ पे सेटलमेंट है, कंप्लीट रोड पे आपको सेटलमेंट दिखाई देगा. तो दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ कन्यूरबेशन. ये दोनों जो सिटी हैं वो मर्ज हो गए हैं, तो ये कन्यूरबेशन है. देन मेगालोपोलिस. व्हाट इज मेगालोपोलिस? मेगालोपोलिस इज जब बहुत सारे सिटीज़ एक साथ मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मेगालोपोलिस बन जाता है, बहुत बड़ा एक सिटी, ग्रेटर सिटी बन जाता है. तो उसको हम कहते हैं मेगालोपोलिस. मेगालोपोलिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है ग्रेट सिटी. इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय जेन गॉटमैन इन 1957 एंड सिग्निफाइड सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन. तो ये मेगालोपोलिस है क्या? सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन है ये. दैट एक्सटेंडिंग एज यूनियन ऑफ कन्यूरबेशन. बहुत सारे जब कन्यूरबेशन का यूनियन मिल करके बनता है एक मेगालोपोलिस. जैसे दिल्ली है, दिल्ली एनसीआर, पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर, जिसमें कि मेरठ है, फरीदाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है, ये सब मिलकर बनाते हैं एक मेगालोपोलिस. बहुत बड़ा एक सिटी, ग्रेटर सिटी जिसको बोलते हैं, ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन सिटी. तो इसको हम कह सकते हैं कि मेगा सिटी of megalopolis is a general term for cities together. There's suburbs with a population of more than 10 million. New York was the first to attain. जब पॉपुलेशन 10 मिलियन हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है जब किसी सिटी का पॉपुलेशन, तब वो मेगालोपोलिस में कन्वर्ट हो जाता है. और न्यूयॉर्क जो है वो फर्स्ट मेगालोपोलिस था इस पॉपुलेशन का मार्क को अटेंड करने के लिए. तो बच्चों, आज हमने सिटी का क्लासिफिकेशन देखा, टाउन्स का क्लासिफिकेशन देखा, टाउन, सिटी, मिलियन सिटी, देन कन्यूरबेशन एंड मेगालोपोलिस. तो ये भी आपके पॉपुलेशन के लिए, ये भी आपका इस लेसन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कुछ मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ जो आपको करने हैं. देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट? व्हाट आर रूरल सेटलमेंट? मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब अर्बनाइजेशन. विच अर्बन सेंटर इज़ द फर्स्ट टू रीच 1 मिलियन मार्क? देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द location of rural settlement? Classify rural settlement of world on the basis of forms or shapes of the settlement. What are the major problems of the rural settlement of the world? Classify urban settlement on the basis of their dominant function.
ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हेल्दी एंड बी सेफ।